You're watching GSTV UK. Keep watching. अस्सलाम वालेकुम, मैं समीरा अशरफ आपके साथ नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। और आज हमारे साथ हम जो नए गेस्ट नहीं, ऑलरेडी आप उनका एक प्रोग्राम हमारे साथ देख चुके हैं। नईमुल हसन साहब हैं पिंडी से, तो इस्लामाबाद से उनके साथ हम कर रहे हैं। वो जर्नलिस्ट हैं, काफी पेपर्स वगैरह में लिखते हैं और अपनी किताब भी लिख रहे हैं। आपने पहले देखा है उनको, तो उनको आज हम अपने शो में साथ लेके आए हैं। तो आप उनसे हम पूछेंगे कि क्या वो कर रहे हैं। तो आज वो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर काफी कुछ लिखते हैं, तो आज हम उनसे पूछेंगे कि चाइना और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट जो आजकल चल रहा है, तो उसके बारे में वो हमें कुछ बताएं। क्या उसकी मतलब उसके बारे में क्या चीजें हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाएं। तो आज थैंक यू आपका, फिर आप हमारे जीएसटीवी में आए हैं हमारे लिए नए प्रोग्राम के साथ। तो आज हम आपसे पूछेंगे, जो चाइना अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट है, आप माशाल्लाह काफी उसके ऊपर नॉलेज रखते हैं, काफी लिखते हैं, तो थोड़ा सारा हम हमारे साथ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें प्लीज। जी। जी। बेसिकली जो चाइना और अमेरिका है, दोनों सुपर पावर्स हैं। मतलब आप उनको दोनों दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमीज है। अमेरिका जो है वो एट द टॉप ऑफ द लिस्ट है इकोनॉमी के लिहाज से, जबकि चाइना जो है वो दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। इसके अलावा अगर दोनों की मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात की जाए, तो जो अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो एज कम्पेयर टू चाइना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो अमेरिका का डिफेंस बजट है वो 610 अरब डॉलर है, जबकि जो चाइना का डिफेंस बजट है वो 228 अरब डॉलर है। तो इस तरह अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो अमेरिका जो है वो हर लिहाज से चाइना से जो है वो आगे जा रहा है। अगर मैं दोनों के कन्फ्लिक्ट की बात करूं तो इसकी एक लंबी हिस्ट्री है। 1949 में दोनों ममालिक के दरमियान कन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था, यानी कि कम्युनिस्ट इनकलाब के ज़माने से, माओ ज़ेडुंग के ज़माने से। फिर 70s में अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट शुरू की चाइना में। फिर 90s में अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन चुका था चाइना में। फिर दोनों ममालिक के दरमियान हालात कुछ ऐसे ही शकी रहे। फिर अभी जो मौजूदा कशीदगी है वो जब से प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका में, उस वक्त की कशीदगी जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। तो अभी दोनों ममालिक के दरमियान जो एक सर्द जंग चल रही थी, वो अभी एक कन्फ्लिक्ट में चेंज हो चुकी है। एक जो सफारती उनका महाज है वो शुरू हो चुका है। तो दोनों ममालिक के जो सफारती तल्लुकात हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं, और अभी चाइना ने उनका सफारतखाना बंद कर दिया अमेरिका का। उससे पहले अमेरिका ने चाइना का सफारतखाना जो था हाउस्टन में वो बंद किया। फिर चाइना ने उसके जवाब में उनका जो चंगदू में सफारतखाना है वो बंद कर दिया। चंगदू जो है सही। वो बड़ा इम्पोर्टेंट है इसके लिए, क्या है, अमेरिका के लिए, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर आज़ादी की तहरीकें अंडरग्राउंड चल रही हैं चाइना में। तो वहाँ हाँ, से अमेरिका को काफ़ी मालूमात मिलती है। तो दोनों ममालिक के दरमियान जो एक कन्फ्लिक्ट था, पहले सर्द जंग थी और अभी वो सफारती जंग में तब्दील हो चुकी है। हम्म, सही। जी। तो मतलब इसका मतलब आप क्या समझते हैं, अभी ये जो कोरोना की वजह से काफी कुछ इफेक्ट हुआ है, उसकी वजह से भी थोड़ा जो ऊपर जा रहे थे वो उनको रोकने के लिए, तो असल कोई में कहता है चाइना। जो मौजूदा कन्फ्लिक्ट है वो कोरोना वायरस की वजह से ही शुरू हुआ था। हम्म। कोविड 19 जब लास्ट ईयर दिसंबर 2019 में वुहान से शुरू हुआ, तो उस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान कन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था। उसकी वजह यह है कि जो अमेरिका है वो चाइना को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है कि ये जो पूरी तबाही हुई है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से, उसका जिम्मेदार चाइना है। क्योंकि हम्म। जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो कहते हैं कि जो कोरोना वायरस है उसको
की पैदावार जो है वो चाइना ने ये खुद साख्ता है, चाइना का खुद पैदा करता है ये कोरोना वायरस। तो उस वजह से दोनों ममालिक के दरमियान कुछ ऐसे दोनों अतराफ से बयान आए, खासतौर पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जैसा कि उन्होंने कोरोना वायरस को वुहान वायरस का नाम दिया, चाइना वायरस का नाम दिया, सन। तो उस वक्त से दोनों ममालिक के दरमियान जो हालात हैं वो कशीदा हैं। फिर इसी तनाजुर में अमेरिका के जो WHO के साथ हालात हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो भी खराब हो चुके हैं। तो बल्कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने अमेरिका ने फंडिंग भी बंद कर दी थी WHO की, क्योंकि वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जिम्मेदार है चाइना के साथ कोरोना वायरस फैलाने में, जबकि जो चाइनीज हुकाम है वो इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। तो दोनों ममालिक के दरमियान जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी जो मौजूदा रीज़न है वो यही कोरोना वायरस है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो हांगकांग का जो इशू है, कुछ माहरीन के मुताबिक हांगकांग का इशू जो है वो उनका अपना यानी कि एक अंदरूनी मामला है, जबकि अमेरिका उसमें इन्वॉल्वमेंट करता है। इसके अलावा जो अभी एक और मसला पैदा हो गया है, जो ईरान और चाइना के दरमियान 400 अरब डॉलर का एक एग्रीमेंट हुआ है चाबहार पोर्ट पे, चाबहार पोर्ट के मतलब। तो ये एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, 400 अरब डॉलर का एग्रीमेंट है, 25 साल मुआहदा है ये। तो क्योंकि ईरान और चाइना जो है दोनों रवायती हरीफ हैं अमेरिका के, तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि उन दोनों ममालिक, वो जो दो ममालिक हैं आपस में उनके मफादात जो हैं क्योंकि एक ही हैं, वो आपस में इस मुआहदे के रूप से इकट्ठे हो जाए। तो अमेरिका के लिए ये बायस तशवीश है और अमेरिका इसको अपने लिए एक खतरा समझ रहा है। तो जो मौजूदा कन्फ्लिक्ट है उसमें बहुत सारी रीजन हैं, हांगकांग वाली रीजन है, कोविड-19 वाली रीजन है, फिर ये जो एग्रीमेंट हुआ है चाइना और ईरान के दरमियान 25 साल एग्रीमेंट, जिसमें उन्होंने इंडिया को टेक आउट कर दिया था ईरान ने, और इंडिया की जगह उन्होंने चाइना के साथ मुआहदा कर दिया था। तो काफ़ी वजूहात हैं। पहले एक मुआशी जंग थी सिर्फ चाइना और अमेरिका के दरमियान, क्योंकि जो अमेरिका है वो ये समझता है कि मुझे अगर कोई ताकत रिप्लेस करने जा रही है तो वो सिर्फ चाइना है, क्योंकि चाइना जो है वो पिछले कुछ सालों से रैपिडली ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली और साइंस और टेक्नोलॉजी के लिहाज से, बिकॉज ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। तो चाइना की ये कोशिश है कि वो बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी जो है वो गेन करे, तो वो भी अमेरिका के लिए जो है वो अलार्मिंग है। सही। तो और उसके अलावा मतलब कि तो इसका कोई हल है क्या, मतलब कि उसके इन दोनों की वजह से बाकी पूरी दुनिया को परेशानी हो सकती है कि इनका अपना ही कॉन्फ्लिक्ट रहना? जी बिल्कुल, हल इसका है, आलमी बिरादरी को आगे आना चाहिए, यूरोपीय यूनियन को आगे आना चाहिए, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, और खासतौर पर दोनों ममालिक के दरमियान ये जो कशीदगी है, दोनों दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं, चाइना और अमेरिका। तो ये बहुत खतरनाक बात है, पूरी दुनिया के अमन की खतरनाक बात है। तो मेरे ख्याल से यूरोपीय हुकाम जो है वो इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, UNO इसमें अपना एक रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा जो इंसानी तंजीमें हैं या जो भी जितने भी इदारे हैं इंटरनेशनल पीस के रिलेटेड, वो सारे इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं और उन्हें इसमें किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया की दो बड़ी मैशतें आपस में टकराएंगी तो आप तो खुद समझ लें कि दुनिया का क्या हाल होगा। मैशत जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, बल्कि पूरी दुनिया की मैशत जो है वो उससे अफेक्ट होता है इसका। तो मेरे ख्याल से आलमी बिरादरी इसमें किरदार अदा कर सकती है और आलमी बिरादरी को किरदार अदा करना चाहिए और अमेरिका को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बीइंग अ सुपर पावर उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज कम्पेयर टू चाइना, क्योंकि अमेरिका जो है वो पावर है और उसको जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, और क्योंकि ये बात पूरी दुनिया के लिए टेंशन का। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के लिए ये ज्यादा नुकसानदेह है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका के हालात हैं वो ठीक नहीं है, अमेरिका किसी जंग का मुतामिल नहीं हो सकता। अगर आप इकोनॉमिकली देखें तो अमेरिका तारीख के बदतरीन वाशी दौरान से गुजर रहा है, वहाँ पर बेरोजगारी और में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा अगर आप लिहाज से देखें तो जो जॉर्ज फ्लॉयड वाला वाकया हुआ था 25 मई को, आपको याद होगा, जिसमें एक सफेद फार्म पुलिस अफसर देसिया फार्म जारी का कत्ल कर दिया था गला दबा। तो उसके बाद से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंटी जो रेसिज्म प्रोटेस्ट हो रहे हैं अमेरिका में, वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। अमेरिका के 140 से जायद शहरों या रियासतों में वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और दिन ब दिन उनमें शिद्दत आती जा रही है। तो मेरे ख्याल से
ये तो सिक्योरिटी के हवाले से। अगर आप अमेरिका की जो पॉलिटिकल है वो अगर उसका दायरा कार देखें तो पॉलिटिकली या स्ट्रेटजिकली भी उसे काफ़ी नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है, वो काफ़ी वीक है। अगर आप उनकी मिडल ईस्ट में पॉलिसीज देखें, जिस तरह ईरान ने उनको टफ टाइम दिया है इराक और सीरिया में, जिस तरह सीरिया से उनको वाइंड अप करना पड़ा है और बशर असद की हुकूमत गिराने में नाकाम रहा, या इराक में जिस तरह उनके पास 9 अड्डे थे, तो अभी अमेरिका को वो अड्डे खाली करने पड़े हैं कासिम सलमानी की असोसिनेशन के बाद से, क्योंकि वहाँ पर ईरान ने उसे फोर्स कर दिया है कि वो यहाँ से वाइंड अप कर जाए इराक से। तो अभी उन्होंने 6-7 अड्डे खाली कर दिए हैं, जस्ट 2 अड्डे जो है अमेरिका के पास बाकी हैं, वहाँ से भी वाइंड अप कर रहा है। और अफगानिस्तान से आपको पता है 18 साल एक अमन मुआहदे की सूरत में जो तालिबान के साथ हुआ था इधर कतर में, दुआ में, तो उसके रूह से वो अफगानिस्तान से भी जो है वो फरार इख्तियार कर चुका है। एक अमन मुआहदे, वो एक फेस सेविंग था अमन मुआहदा। हकीकत में अमेरिका को वहाँ से नाकामी हुई थी और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने एक अमन मुआहदा किया तालिबान के साथ, और 18 साल तवील जंग नाकामी के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान भी छोड़ना पड़ा है। तो मेरे ख्याल से अमेरिका को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और अपने हालात को भी देखना चाहिए। असल इसमें एक तो पॉलिटिकल इशू है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो जो अभी इलेक्शन आ रहा है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है, उसमें अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए वो चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट जो है वो उसको शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो दाएं बाजू की जमातें हैं अमेरिका में वो मुझे सपोर्ट करेंगी अगर मैं चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट करता हूँ तो। क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं जो बाइडन, उनकी मकबूलियत में ये जो रेसिज्म के एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट हैं, इनमें जो बाइडन की मकबूलियत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इसको एक हरबा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर मैं चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट करता हूँ तो दाएं बाजू की जो जमातें हैं अमेरिका में वो मुझे सपोर्ट करेंगी। तो हो सकता है कि चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट से मेरी जो वो पॉलिटिकल जो मैं उनकी एक साख मुतासर हुई है वो हो सकता है वापस आ जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप वो इस तरह सोचते हैं और उनकी एक पॉलिसी है। तो इसलिए काफी रीजन हैं जो इन दोनों ममालिक के कन्फ्लिक्ट है। सही सही। तो दूसरा अपना इनका चाइना का इंडिया के साथ भी तो कुछ चल रहा था, पीछे सुनने में आ रहा था, वो क्या सिचुएशन है? ये दोनों both are most populous countries in the world, चाइना और इंडिया। चाइना जो है उसकी जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, 1 अरब 43 करोड़ आबादी है चाइना की। जबकि अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया दूसरा बड़ा आबादी वाला मुल्क है, ठीक है। जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1 अरब 38 करोड़ है। तो दोनों यानी कि अपने आप को दुनिया की बड़ी जमहूरियतें कहलवाते हैं और वाकई उनकी आबादी जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप मिलिट्री स्ट्रेंथ देखें तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है चाइना की वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। उसमें उसकी वजह यह है कि जो एक्टिव पर्सनल है चाइना के वो 21,84,000 के करीब हैं, जबकि इंडिया के जो एक्टिव पर्सनल हैं वो 14,44,000 समथिंग है। तो इस तरह जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो चाइना की इंडिया से बहुत ज्यादा है। तो दोनों ममालिक के दरमियान एक हिस्ट्री है, 1962 में दोनों ममालिक के दरमियान एक जंग भी हो चुकी है जिसमें चाइना ने, इंडिया वाज डिफीटेड बैडली, उसमें मोर देन 1300 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड। तो उसी जंग में चाइना ने इस लद्दाख सेक्टर वाले एरिया पे कब्जा कर लिया था जो वेस्टर्न बॉर्डर है, जो अभी चाइना के कब्जे में है, जिसका झगड़ा चल रहा है वादी गलवान। और जो ईस्टर्न बॉर्डर है उस पे इंडिया का कब्जा है। तो वेस्टर्न बॉर्डर पे चाइना का कब्जा है और इंडिया क्लेम करता है, जबकि ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया का कब्जा है जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है या जो मैकमोहन लाइन है, तो उस पर इंडिया का कब्जा है और चाइना क्लेम करता है। तो ऐसी सूरत हाल है कि दोनों साइडों पे दोनों ममालिक का कब्जा है और दोनों ममालिक इसको क्लेम करते हैं। कशीदगी कैसे शुरू हुई थी उसके दरमियान, अभी जो मौजूदा कशीदगी हुई है 5 मई को शुरू हुई थी, जब मीडिया पे खबरें आई कि दोनों ममालिक की अफवाज जो है वो लद्दाख सेक्टर में आमने सामने हैं और दोनों ममालिक की अफवाज के दौरान जो है हाथापाई के वाकयात हुए। मसला क्या था कि असल में वहाँ पे इंडिया एक सड़क तामीर करना चाहता है जो वादी गलवान है वहाँ पर, जो वेस्टर्न बॉर्डर है, जिसे अक्साई चीन का नाम दिया 1962 वॉर के बाद। तो इन्होंने, चाइना के फौजियों ने उन्हें रोका सड़क तामीर करने से, तो दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान हाथापाई हुई। और फिर 27 जून को जो प्रेसिडेंट ट्रंप है अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने सालसी की पेशकश की एक ट्वीट के जरिए।
लेकिन आपको पता है कि चाइना के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो चाइना ने रिजेक्ट कर दिया था इस ऑफर को जो ट्रंप ने की थी। बल्कि हाँ। 3 जून को जो चाइना की दफ्तर खारजा है, उन्होंने बयान दिया था कि किसी तीसरे मुल्क को मुदाखलत की जरूरत नहीं है, हम इंडिया और चाइना दोनों ममालिक अपने मसाइल खुद हल करने की सलाहियत रखते हैं। तो उसके बाद फिर आप मामले की हसासियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब 20 फौजी मारे गए थे इंडिया के 15 जून की शब, जो एक झड़प हुई थी इंडिया और चाइना के फौजियों के दरमियान, तो उसके बाद माहरीन के मुताबिक कारगिल की वॉर के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में इंडिया ने फौजी अपने डिप्लॉयड किए हैं वहाँ पे, जो लद्दाख सेक्टर है वहाँ पे। तो फिर कशीदगी दोनों ममालिक के दरमियान इतनी सख्त थी कि 3 जुलाई को जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, उनको विजिट करना पड़ा था लद्दाख सेक्टर का। वहाँ का उन्होंने विजिट किया और अपने फौजियों से मुलाकातें की। और फिर 17 जुलाई को जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने वहाँ का विजिट किया है। उनके साथ इंडियन आर्मी चीफ थे और जनरल रावत वगैरह थे, और उनके साथ एक पूरा डेलीगेशन था। उनका 2 रोज़ा दौरा था लद्दाख सेक्टर का। वहाँ पर उन्होंने अपने फौजियों से मुलाकातें की और ये सारा जो सिस्टम है उसको देखा। वहाँ पर जो कशीदगी या जो मामला थे उनको उन्होंने बगौर वहाँ पर उनका जायजा लिया। तो अभी दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि इंडिया ने फ्रांस से 5 जो तैयारे खरीदे हैं, राफेल तैयारे, आज ही वो पहुंचे हैं इंडिया में। जो हरियाणा उसकी रियासत है, वहाँ पर जो उनका एयरफोर्स का जो बेस है वहाँ पर आज ही पहुंचे हैं। वो 5 तैयारे हैं और साथ उसमें उन्होंने हैमर मिसाइल जो है उनका भी ऑर्डर किया है, जो उन तैयारों के साथ होंगे। और वो हैमर मिसाइल जो है वो 70 से 80 किलोमीटर तक मार करते हैं हवा से जमीन में। तो इससे पता चलता है कि दोनों ममालिक के दरमियान अगरचे खबरें आ रही हैं कि कुछ डिस्कशन हुई है और काफी हद तक जो मामला हैं बर्फ पिघली है दोनों साइडों से। लेकिन अगर इस बात को देखें, जो इंडिया इस तनाजुर में इतना असला खरीद रहा है, तो मेरे ख्याल से दोनों ममालिक के दरमियान जो डेड लॉक है वो अभी तक बरकरार है और कुछ मामला अभी तक कुछ ठीक नहीं हुए, और जो कशीदगी है वो सही सही। तो फिर काफी मतलब वैसे तो पेचीदा ही क्या कहते गंभीर सिचुएशन थोड़ी सी है। तो क्योंकि उधर से वो पाकिस्तान को तंग करते हैं, उधर से आपस में उनका चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, तो ठीक है फिर पेचातानी लगी। मेन रीजन क्या है? जो भारत का जंगी जुनून है वो मेन रीजन है। इसमें दो चीजों को मैं देखता हूँ, 2 फैक्टर हैं। एक जो चाइना और इंडिया के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है उसमें 2 फैक्टर हैं। एक तो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी रही है कि वो अपने दुश्मनों को टेंशन में रखना चाहता है, चाहे वो ईरान हो, चाइना हो या वो शुमाली कोरिया हो। तो वो क्या करता है, प्रॉक्सीज करता है, यानी कि वो किसी थर्ड या फोर्थ कंट्री को इस्तेमाल करता है। और अगर वो डायरेक्ट वॉर नहीं भी कर सकता तो वो प्रॉक्सीज यूज करता है। तो ये एक प्रॉक्सी है मेरे ख्याल से, क्योंकि इंडिया के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। और यकीनन अमेरिका जो है वो इंडिया को यूज कर रहा है कि आप चाइना को टेंशन में रखें, लद्दाख सेक्टर पे टेंशन जो है वो रहनी चाहिए, बिकॉज अमेरिका के ये हक में है। और अमेरिका को अगर खतरा है अमेरिका की इजारादारी को, या उनकी जो सुपर पावर, वो एक सुपर पावर है, तो उनको अगर खतरा है तो वो सिर्फ चाइना से है, इकोनॉमिकली खतरा है। वैसे उनको किसी मुल्क से खतरा नहीं है। अगर उनको कोई रिप्लेस करने जा रहा है या रिप्लेस कर सकता है तो वो चाइना है। इसलिए उनकी ये पॉलिसी है कि इंडिया जो है वो टेंशन में रखे बॉर्डर पे चाइना को। और दूसरी जो मेन फैक्टर है इसका, ये जो कशीदगी इस खत्ते में पाई जाती है खासतौर पर इंडिया के रिलेटेड, वो भारत का जंगी जुनून है। भारत का जंगी जुनून आप को पता होगा किसी से ढका छुपा नहीं है। कश्मीर में आप देख लें, एक 73 सालों से जुल्म की एक तवील दास्तान रकम की जा चुकी है। हजारों खवातीन जो हैं उनकी असमत दूरी की जा चुकी है। हजारों बच्चे यतीम हो चुके हैं। हजारों माओ के उनके लख्ते जिगर छिन चुके हैं। और हजारों बच्चे यतीम हो चुके हैं। और अभी तक जो मौजूदा सूरत हाल है वो 11 महीनों से कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है इंडियन अफवाज ने वहाँ पर कश्मीर में। और लोग घरों में बंद हो चुके हैं 11 महीनों से। खुराक और अद्वियात नहीं है उनके पास, और खुराक और अद्वियात की कमी के बायस लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। ये सूरत हाल है वहाँ पर। और अभी एक नया घरौना मनसूबा जो इंडिया ने शुरू कर रखा है वो ये है, अभी जो इंडिया का प्लान है कश्मीरियों की नस्लकुशी का, 30,000 RSS के तरबियत याफ्ता गुंडों को वो वहाँ पर आबाद करना चाहते हैं कश्मीर में, ताकि मासूम कश्मीरियों की नस्लकुशी की जाए। तो मेरे ख्याल से भारत का जो जंगी जुनून है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ये सारी कशीदगी जो चाहे वो
चाइना बॉर्डर पे है, चाइना इंडिया बॉर्डर पे है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ LOC पे जो उनके हालात कशीदा रहते हैं, या जो अभिनंदन वाला वाक़या आपके सामने है, या ये जो वाक़यात आए रोज़ होते रहते हैं बॉर्डर पे LOC पे, जो जी। पाकिस्तानी अफवाज के साथ उनकी झड़पें होती रहती हैं, या वो पाकिस्तान को तंग करते रहते हैं, या फिर उनका नेपाल के साथ, नेपाल के बॉर्डर पे एक झगड़ा रहता है, अभी नया शुरू हो चुका है। तो मेरे ख्याल से जो भारत का जंगी जुनून है वो मेन रीज़न है, और ये पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन है। बल्कि खित्ते के लिए तो है ही है, इंडिया खुद इंडिया के लिए तबाहकुन है। उसकी वजह यह है कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो 77 खरब 85 अरब रुपए है, दुनिया में तीसरा बड़ा डिफेंस बजट है। जबकि अगर भारत में देखें तो आधी से ज्यादा आबादी रोडों पे सोती है। तो मेरे ख्याल से भारत को डिफेंस बजट के बजाय पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो 12 खरब है, जबकि इंडिया का डिफेंस बजट जो है वो 77 खरब है। कितना डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल से उनको अपनी आवाम पर तवज्जो देनी चाहिए, गुर्बत को दूर करना चाहिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे है उसको दूर करना चाहिए, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वहाँ पे मुसलमान महफूज नहीं है इंडिया में, जो RSS की एक सोच है या एक आइडियोलॉजी है, इस पे मैंने एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा था पार्लियामेंट टाइम्स में और पाकिस्तान टुडे में। तो मेरे ख्याल से उसको ख़त्म करना चाहिए, आलमी बिरादरी भी इसको ख़त्म करे, और जो इंडिया की अवाम है वो मोदी के खिलाफ उठ खड़े हों। उसकी वजह यह है कि मोदी एक ऐसा हुक्मरान है जो अपनी ही कौम और अपने ही मुल्क की जो है वो बदनामी का बायस बन रहा है। क्योंकि इंडिया का इमेज, आप तो UK में रहते हैं, आपको पता होगा, इंडिया का इमेज पूरी दुनिया में खराब हो रहा है, ठीक है। और मसले कश्मीर की वजह से उन्हें उसे जो है मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इंडियन अवाम को उठ खड़े होना चाहिए मोदी के खिलाफ, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, और मोदी के ये जो नापाक अज़ाइम है उनको लगाम देनी चाहिए। और जो पूरा खित्ता एक जंग की लपेट में है, मेरे ख्याल से उसको आलमी बिरादरी और जो इंडिया की अवाम है उन्हें लगाम देनी चाहिए मोदी के जो ये ऐसे मंसूबे हैं और घिनौने मंसूबे हैं। हाँ बिल्कुल, इधर कर रहे हैं अभी, जैसे नेक्स्ट वीक भी प्रोटेस्ट हो रही है बर्मिंघम में, मैंने सुना है। तो अपना इंडिया के खिलाफ के कश्मीरियों के साथ जो वो लोग कर रहे हैं, काफी करते हैं बस, लेकिन सिर्फ कोई नोटिस तो लेता नहीं। मतलब पिछले साल से सब कुछ हो रहा है, हर बंदा कर रहा है। प्रोटेस्ट हुई है इंडियन एम्बेसी के बाहर, अपने ब्रिटिश एम्बेसीज के बाहर, लंदन में बहुत दफा इन्होंने एहतजाज किया है। और पता नहीं वजह क्या है, वो तो समझ नहीं आता है। और बजाय के ठीक होने के, खराब से खराब रोज चीजें हो रही हैं। तो जैसे अब पाकिस्तान को भी इंटरवीन करना चाहिए, हमारा पाकिस्तान क्यों नहीं इंटरवीन करता? मैं आपको बताऊं तो इंडिया का जो नया एक तनाज़ा है नेपाल के साथ शुरू हो चुका है। नेपाल के साथ इंडिया का जो बॉर्डर है वो 1751 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। तो वहां पर एक नया तनाज़ा शुरू हो चुका है। पिछले दिनों नेपाल की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, एक नक्शा पास किया, जिसमें इंडिया के 3 इलाके नेपाल के नक्शे में दिखाए गए। वो कहते हैं कि इंडिया ने हमारे 3 इलाके कब्जे में किए हुए हैं। तो एक नया कन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो चुका है नेपाल के साथ इंडिया का, जैसे कि उनका चाइना के साथ है या पाकिस्तान के साथ है या कश्मीर में जो उनका एक चल रहा है। तो एक नया कन्फ्लिक्ट है, और इसमें ये भी बड़ा एक अलार्मिंग है क्योंकि ये रिकवर होने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो नेपाल की पार्लियामेंट है उन्होंने सख्ती से कहा है कि हम अपने वो 3 इलाके वापस लेके छोड़ेंगे इंडिया से, जबकि इंडिया वो वापस करने को तैयार नहीं होगा, तो और ना ही वो वापस करेगा। तो ये एक एवर लास्टिंग कन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है दोनों ममालिक के दरमियान। और बताता चलूँ कि पिछले दिनों जब इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वहां पर विजिट पे गए, उस बॉर्डर पे जो नेपाल का बॉर्डर है वहां पर भी एक ये सड़क तामीर करना चाहते हैं इंडिया वाले। तो वहां पर उन लोगों ने एहतजाज किया, नेपाल के लोगों ने, और दोनों ममालिक के दरमियान एक कशीदगी शुरू हो गई थी दोनों अफवाज के दरमियान, और वहां पर झड़पों की खबरें मौसूल हुई। बल्कि अभी 18 जुलाई को भी एक झड़प हुई है नेपाल और इंडिया के फौजियों के दरमियान। तो मेरे ख्याल से ये एक नया कन्फ्लिक्ट जो है ये पूरे खत्ते के लिए, चाहे वो चाइना के साथ है या वो इंडिया के साथ, इंडिया का पाकिस्तान के साथ है, या कश्मीर में जो मुजालिम उसके जारी हैं, तो मेरे ख्याल से ये पूरे खत्ते के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। बिल्कुल। पर अगर इंडिया ही सारी स्टरिंग कर रहा है ना, खिचड़ी तो इंडिया ने खुद ही पकाई हुई है सबके साथ, तो वो अपने आप को मजलूम फिर कहते हैं। खिचड़ी तो उन्हीं की है। अब 3 मुल्कों को के साथ वो एक किस्म का पंगा लेने वाली बात होगी ना, तीनों को वो छेड़े हैं। तो फिर अगर वो तीनों अगर हिम्मत कर जाएं तो फिर तो कोई मतलब उनको कुछ निकलते हुए रास्ता भी नहीं मिलेगा। पर लेकिन ये कि फिर यूनाइट होने की बात है ना, तो बड़ी सोचने की चीजें हैं, सबको इन्वॉल्व होना पड़ता है। जी, मेरे ख्याल से आलमी बिरादरी जो है वो असल में
उनकी एक दोगली पॉलिसी है, वो किसी एक साइड पे नहीं चल रहे होते। और जो यूएनओ है, आपको पता है कितनी रेजोल्यूशन पास हो चुकी हैं कश्मीर के रिलेटेड, और उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और कोई टस से मस नहीं है, कोई आलमी ताकत उसे मजबूर नहीं कर रही इंडिया को कि वहां पर 73 सालों से जो जुल्म हो रहा है और एक जुल्म की तवील दास्तान रकम की जा चुकी है, या जो पाकिस्तान के साथ एलओसी पे कन्फ्लिक्ट होता है, या जो अभी अभिनंदन वाला जो वाकया हुआ था, या कुलभूषण यादव, वो भारत पे एक बदनुमा दाग है भारत के चेहरे पे। और मेरे ख्याल से आलमी बरादरी को इस बात का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए और भारत को फोर्स करना चाहिए कि वो जो इसकी एक आरएसएस की सोच है या एक आरएसएस का नजरिया है, उसे वो गिव अप करे। और खित्ते में जो एक कशीदगी पाई जाती है आजकल, आपको पता है एटमी जंगें होती हैं, भारत भी एटमी मुल्क है, पाकिस्तान भी एटमी मुल्क है, चाइना भी एटमी मुल्क है। खुदा न खास्ता अगर एटमी जंग दो ममालिक के दरमियान होती है, चाइना और इंडिया के दरमियान ही हो जाती है, तो ये दो ममालिक के दरमियान जंग नहीं होगी बल्कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में आएगा। तो मेरे ख्याल से जो आलमी बिरादरी है उन्हें एक रोल प्ले करना चाहिए और उन्हें जिम्मेदारी से ये रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि जो आलमी ताकतें हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबरान है, या वो जनरल असम्बली में जो बैठे हैं, या जो सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान हैं जो 15 होते हैं, या जो भी। तो मेरे ख्याल से तमाम जो खासतौर पर अमेरिका को इसमें रोल प्ले करना चाहिए, बल्कि अमेरिका की तो अपनी फिर वो एक चेकलिस्ट शुरू हो चुकी है इधर। तो असल में मसला क्या है, जो बैलेंस ऑफ पावर है वो चेंज हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये जो सदी है ये एशिया की सदी है। अभी अब मैं आपको बताऊं कि जो सुपर पावर अमेरिका है उसे यही तो खतरा है कि चाइना जो है वो उसे रिप्लेस करने जा रहा है। वो चाइना को इस वक्त अपना सबसे बड़ा हरीफ समझता है। तो इकोनॉमिकली देख लें, स्ट्रेटजिकली देख लें, पॉलिटिकली देख लें, तो जो चाइना है वो आगे जा रहा है अमेरिका से। और खासतौर पर मुआशी लिहाज से देखें तो अमेरिका के जो पिछले चंद सालों से हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं। और अगर आप स्ट्रेटजिकली देखें तो अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं उनको नाकामी हो रही है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ हो, वो ईरान ने वहां पर टफ टाइम दिया उनको, या आप अफगानिस्तान में उनकी 18 साल जंग का एक रिकॉर्ड देख लें तो वहां पर भी अमेरिका को टफ टाइम मिला है। वहां पे जो तालिबानाइजेशन है उन्होंने टफ टाइम दिया है अमेरिका को, वहां से भी उनको निकलना पड़ा है। और अभी जो ये मुआहदा हुआ है चाइना और ईरान के दरमियान, ये इसको वो अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझते हैं। और मौजूदा जो कशीदगी शुरू हुई है, अभी सफीर जो उन्होंने अपना निकाल दिया है चाइना का, फिर चाइना ने उनका जो सफारत खाना है वो बंद कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये इसी के तनाजुर में है। तो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो चेंज हो चुका है, और जो ये सदी है एशिया की सदी है। और मेरे ख्याल से ये यूरोपीय यूनियन हुकाम भी कह चुके हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो चेंज हो चुका है। लेकिन फिर भी अमेरिका को मेरे ख्याल से इसमें रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका के लिए भी एक खतरनाक साबित हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जितना प्रॉक्सीज बढ़ेंगी, जितना अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व होगा, इंडिया को यूज करेगा, या किसी ईरान के साथ जितना उसने ईरान को ने जितनी रेसिस्टेंस उसके सामने की है, तो उसमें जो अमेरिका है उसकी साख काफी मुतासर हुई है। क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में उसको ईरान की तरफ से मुजाहमत का सामना करना पड़ा है, उसमें उसकी जो एक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा खराब हुई है। तो मेरे ख्याल से अमेरिका को, क्योंकि बीइंग अ सुपर पावर, बीइंग अ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, उसे चाहिए कि वो एक रोल प्ले करे और इंडिया के जो अज़ाइम है या इंडिया की जो एक पॉलिसी है दूसरे ममालिक की, जो कमजोर ममालिक को दबाने की, उसमें एक रोल प्ले करे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बस ये दुआ ही कर सकते हैं, मतलब कि भी सब जगह हालात ठीक हो। पहले ही इतनी मुश्किलात हैं सब मुल्कों में, तो बजाय इन लोगों को ग्रो होने के, दुनिया में मिक्स होने के, अपने मुल्क को ठीक करने के, बस इन चीजों में लगे हुए हैं सब। तो बस दुआ ही है अल्लाह से कि सब कुछ बेहतरी की साइड पे जाए। जी बिल्कुल। देखिए असल में होता क्या है, असल में जो मेन रीजन है मेरे ख्याल से वो ही बैलेंस ऑफ पावर है, वो कन्वर्ट हो चुका है वेस्ट टू ईस्ट। तो ये अमेरिका के लिए भी एक जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है। और मेरे ख्याल से जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसको समझ नहीं आ रही, जो ट्रम्प है उनकी शुरू से यही पॉलिसी रही है। एक तो उनका जो अंदाज है वो थोड़ा जारहाना है, तो जारहाना अंदाज जो है वो उनका, वो उसकी वजह से वो मामले को समझ नहीं पा रहे कि असल में मसला क्या है। तो मेरे ख्याल से इसके अगेंस्ट उनको ये नहीं करना चाहिए कि वो चाइना के साथ जो है वो एक कन्फ्लिक्ट पैदा करें या कन्फ्लिक्ट को बढ़ाएं, बल्कि वो अपनी जो अंदर अमेरिका के अंदर जो एक
शुरू हो चुका है, जो एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वो 140 से जायद अमेरिका के जो शहर या रियासतें हैं उनमें उनका दायरा कार दिन ब दिन वसी होता जा रहा है, और पै दर पै जो रेसिज्म के वाकयात हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अमेरिका को एक तो अपनी सूरत, जो उनकी अंदरूनी सूरत हाल है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए, और उनको इस अपना जो एक खोई साख है उसको बहाल करने के लिए, या जो उनकी एक इजारादारी है उसको कंटिन्यू रखने के लिए उनको मेरे ख्याल से ये जो इंडिया की जो जारहियत है या जो कश्मीर में मुजालिम हो रहे हैं, तो इसमें उनको एक रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस तरह करेंगे तो उनकी जो साख है, अगर वो इसमें रोल प्ले करेंगे तो उनकी साख जो है वो बेहतर होगी, और उनका जो एक खोया हुआ मकाम है अमेरिका का, या जो उनको एक जो बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो रहा है उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं, अगर वो अपनी पॉलिसी पर जो है वो रिव्यू करें तो। बिल्कुल बिल्कुल। चले बस देखें, आप तो काफी माशाल्लाह नॉलेज रखते हैं इन चीजों में, तो आप लिखते रहते हैं, तो आपसे इंशाल्लाह और भी नए आगे जो चीजें चल रही हैं। और आप बाकी थोड़ा ये बताइए, आजकल पाकिस्तान की क्या हालात हैं? अभी लॉकडाउन सुना फिर हो गया, क्योंकि रमजान सॉरी कह रही हूँ, ईद की वजह से। तो देखिए, जो मवेशी पाकिस्तान के मंडियों का हालात क्या हैं हाल? वो आपके सामने ही है, बल्कि आपको तो डेली बेसिस पे पता चलता रहता है, बल्कि लम्बे लम्बे की जी रिपोर्ट जी। होती है कि क्या हो रहा है हाँ पाकिस्तान जी। में। हालात जो है वो, पाकिस्तान की सियासत तो आपको पता ही है, ठीक है, यहाँ पर लाकानूनियत बहुत ज्यादा है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, जिसका जो चीज जी चाहता है वो कर देता है, और जो जी। करता है वो यही कहता है कि मैंने बस ठीक किया है। अभी जो आज आपको पता है कि दो रिजाइन किए हैं गवर्नमेंट के जो दो बंदे हैं, जफर मिर्जा की भी खबर आ रही थी, और अच्छा। एक और जो लेडीज हैं उन्होंने रिजाइन किया है। तो मेरे ख्याल से वो बहुत काबिल बंदे थे। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है ओवरऑल अगर देखें तो, लेकिन जी। कोरोना वायरस के चूंकि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो अफेक्ट कर रही है, तो मेरे ख्याल से ये जो दो बंदे थे बहुत काबिल थे, ये दोनों वेस्टर्न कंट्रीज से आए थे। और इसी तरह पहले एक बंदा था नादरा में, जो नवाज शरीफ साहब के दौर में, तारिक मलिक था, बहुत काबिल बंदा था, उसको बाहर से लाए, जब उसको बाहर से लाए तो उसको धमकियां दे के उसको भी भगा दिया। तो वो भी बहुत काबिल बंदा था, और वो बाहर से लाखों की सैलरी छोड़ के आया था पाकिस्तान के हालात को संवारने के लिए। तो अभी जो जफर मिर्जा या दूसरे एक और लेडीज हैं उन्होंने रिजाइन किया, तो मेरे ख्याल से ये बड़े काबिल बंदे थे, और ये बाहर से लाखों रुपए की सैलरी छोड़ के आए थे पाकिस्तान को संवारने के लिए, और पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसको ब्राइट करने के लिए। तो मैं उसके पे अभी इशू आज वही चल रहा था, तो मैं उस पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल से उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए था, और उन पर जो एक तनकीद की गई है उस वो नहीं करनी चाहिए थी। बेजा तनकीद हुई है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने रिजाइन कर दिया, और ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे जो काबिल बंदे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में है वो अपनी खिदमात पाकिस्तान के हवाले करते हैं, और यहाँ पर आते हैं, वो वहाँ पर सेटल होते हैं, वहाँ से वो लाखों रुपए कमा रहे होते हैं, यहाँ पर उनकी कोई इतनी इनकम नहीं होती उनकी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आते हैं। पहले तारिक मलिक साहब जो नादरा में थे, तो उनकी जगह पे चौधरी निसार साहब आए थे, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं हमारे, तो उनको लगा दिया गया था। लेकिन जो तारिक मलिक साहब थे वो इंतहाई एक्सपीरियंस बंदे थे, तो उनको भी इसी तरह भगा दिया गया, उनको धमकियां दी गई, फिर वो यहाँ से भागने पर मजबूर हो गए। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज में आपको पता है बड़े काबिल लोग हैं वहाँ पे, क्योंकि जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत हाई है वहाँ पे। वहाँ पर जो बंदा एजुकेशन हासिल करता है, या वहाँ पर जो एजुकेटेड लोग हैं पाकिस्तान के, वो इस लेवल के नहीं है जैसे कि पाकिस्तान में है। वहाँ पर एजुकेशन का एक बहुत अच्छा लेवल है और एक सिस्टम है। तो मेरे ख्याल से इन लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, और इन लोगों को भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी जो तजर्बात हैं उनसे फायदा उठाना चाहिए। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ जो दो लोगों ने रिजाइन किए हैं, और उनके खिलाफ देखिए पाकिस्तान में अगर आप देखें तो काम का कोई बंदा नहीं है, इंशाल्लाह और हम जो नेक्स्ट काम वाला वाला आता है टॉपिक उसे भगा हमारा देते हैं। इसी पे होगा जी। नेक्स्ट वाला अभी टाइम हमारा हो रहा है, तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम इसी पे करेंगे। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, और आप हमें दोबारा थोड़ी ये चीजें, ताकि बहुत से लोगों को नहीं पता होती, मे भी काफी कुछ होती छोटी छोटी चीजें, लेकिन पता होना चाहिए कि हम अपने मुल्क में इधर बैठे हुए हैं, हम सोचते हैं कि भी हम अपने मुल्क के लिए ये करें वो करें, लेकिन जब हम लोग यहाँ से जाते हैं उधर कुछ काम करने, तो जो वहां के लोग हैं यहाँ वही नहीं करने देते, या फिर कोई आगे बढ़ने नहीं देता। तो इस तरह की काफी चीजें हैं। तो काफी लोग जैसे भी पार्लियामेंट में भी सुन रहे थे, जो लोग आए हैं इमरान खान साहब के साथ, तो उनकी ड्यूअल नेशनैलिटीज वगैरह काफी शोर मचा हुआ था। तो फिर अगर लेके जाते हैं, फिर उन लोगों को उस लेवल पे होना चाहिए, फिर उनको लोगों को काम करने दें, उनको मतलब देखें उनकी परफॉर्मेंस,
लेकिन जो काम कर रहा होता है उससे हमारे लोग जेलस हो जाते हैं, तो उसको फौरन हटा देने की कोशिश करते हैं। तो जो उनकी अपनी समझ के होते हैं उनको वो जमा के रखते हैं वहां पे। तो इंशाल्लाह हम अगला प्रोग्राम जो है आपके साथ हम कोई इस तरह की जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं उन पे करेंगे, और ताकि सब लोगों को पता चले वहाँ लोगों के क्या हालात हैं, क्या उनके साथ हो रहा है, तो आप हमारे साथ शेयर करिएगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, आपकी फैमिली सबको, तो दुआओं में याद रखिएगा। तो कोई छोटा मैसेज देना है आपको, हमें जाते जाते दे जाएं, ईद भी आ रही है, कुछ आप कहना चाहते हैं? जी, मैसेज यही है कि जो सियासत से बालातर होकर जो भी काम करने वाला बंदा पाकिस्तान में आता है, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज से अपनी इतनी जो सैलरीज हैं वो छोड़ के आता है या अपने फैमिलीज को छोड़ के आता है पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए, और ये इसमें कुछ शक नहीं है कि जो एजुकेशन लेवल है वो वहाँ पर बहुत हाई है, तो वहाँ से जो भी बंदा आता है मेरे ख्याल से उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है कि सियासत से किसे काम लेते हैं कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट है तो वो जितना भी अच्छा काम कर ले उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। वो जितना भी काम का बंदा ले आएंगे उसको यही कहेंगे कि जी ये क्यों आया जी, इसकी तो जी दोहरी शरीयत है, इसका ये है वो है। भाई अगर आप इस चीज को देखते हैं तो फिर पार्लियामेंट पे जितने भी बैठे हैं उनमें कुछ ना कोई आपको वहां पर इलीगलिटी नजर आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से इन बातों से इज्तनाब करना चाहिए और मुल्क के मफादात का सोचना चाहिए। ठीक है, हमें अपने मुल्क के मफादात का सोचना चाहिए, सियासत से बालातर होकर, मजहब से बालातर होकर और फिर कवालियत से बालातर होकर। सिर्फ वो सोचें जो हमारे मुल्क के मफाद में हो और वो करें जिससे हमारे मुल्क को फायदा हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू व्यूअर्स, सबने जिनने मैसेज किए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ होते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम फिर आएंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज। You're watching GSTV UK. Keep watching.